हो सकता है ये पत्थर हो सकता है पत्थर हो, ये मजाक है। अपनी पत्नी को गोली मारने के आरोपी एक स्पेशल फोर्सेस का पूर्व सैनिक की तलाश में चल रही तनावपूर्ण खोज एक और दिन तक बढ़ गई है। मेरे पास इस रिटायर्ड सैनिक द्वारा पत्नी को कथित तौर पर मारने की कोशिश और फिर केंटकी के जंगलों में गायब होने से पहले के घंटों की नई जानकारी है। क्रेग बेरी के पास क्या हो सकता है जिससे तलाश और खतरनाक हो गई, हम जानते हैं। ये केस लॉ एंड क्राइम द्वारा पेश है। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। दोस्तों, जल्दी से मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। इसका नाम अपसाइड है। यह आपको रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराने का सामान और टेकआउट पर कैशबैक देता है। तो आपको क्या करना है? बहुत आसान है। अपसाइड डाउनलोड करें, ये फ्री है। उनके 1 लाख से ज्यादा लोकेशनों में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करें। फिर आप अपनी कार्ड से वैसे ही पेमेंट करें जैसे आमतौर पर करते हैं। खरीदारी को वेरीफाई करें और आपको पैसे वापस मिलेंगे। मैंने इसका इस्तेमाल तब किया है जब मैं पेट्रोल भरवाता हूँ या कभी-कभी रात को टेकआउट करता हूँ। बस अपसाइट पर ऑफर सर्च करता हूँ। फिर जब मैं खर्च करता हूँ, पैसे मेरे ऐप में आ जाते हैं। फिर मैं उन्हें सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर देता हूँ। बस इतना ही। अपसाइट के नियमित यूजर्स औसतन साल में $254 वापस कमाते हैं। कैशबैक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर कोड स्कैन करें और प्रोमो कोड OTC इस्तेमाल करें, जिससे पहली टंकी पेट्रोल पर हर गैलन 25 सेंट अतिरिक्त बोनस मिलेगा। इस मैनहंट का नेतृत्व कर रहे अधिकारी, जिनमें यूएस मार्शल्स भी हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि वे सामान्य संदिग्ध की तलाश नहीं कर रहे हैं। यह ऐसा व्यक्ति है जिसे शायद पता है कि वो क्या कर रहा है जब वो कानून से बचने की कोशिश कर रहा है। यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसका नाम क्रेग बेरी है। वो 53 साल का है और वो स्पेशल फोर्सेस का वेटरन है। मुझे अभी-अभी आर्मी से उसके सैन्य सेवा के दौरान किए गए कामों के बारे में और जानकारी मिली है। हाल के दिनों में बेरी के बारे में जो हमें पता है, वो ये है कि वो 1 मई से फरार है और टेनेसी के स्टीवर्ट काउंटी की अथॉरिटीज का कहना है कि उस पर अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश करने का आरोप है और वो वांछित है। अब हम अभी थोड़ी देर में बेरी की पृष्ठभूमि के बारे में और बात करेंगे और उस घरेलू घटना के बारे में भी बताएंगे जिसकी वजह से वो फरार हुआ। हम अभी थोड़ी ही देर में उस पर आएंगे। उससे पहले मैं मैनहंट की ताज़ा जानकारी देना चाहता हूँ। ये क्या बकवास है? मैं शायद पीछा कर रहा हूँ और इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। टेनेसी हाईवे पेट्रोल का नया बॉडी कैम वीडियो है जिसमें तलाशी और अधिकारी लंबी बंदूकें लिए दिख रहे हैं। उनके साथ कुत्ते हैं जो गंध पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे टेनेसी के ग्रामीण इलाके से गुजर रहे हैं जो केंटकी सीमा पर है। और जिस इलाके में ये सब हो रहा है वो कुछ हद तक अनोखा है और आपको उन चुनौतियों के बारे में सोचना होगा जिनका कानून प्रवर्तन अधिकारी सामना कर रहे हैं जब वे क्रेग बेरी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीवर्ट काउंटी टेनेसी राज्य के उत्तर पश्चिम में नैशविल से करीब 1.5 घंटे उत्तर पश्चिम और केंटकी सीमा पर है। ये ग्रामीण इलाका है जहां काफी जंगल हैं और ये लोकप्रिय छुट्टियों की जगह भी है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां खाली घर हो सकते हैं, छुट्टियों के घर हो सकते हैं, जहां कानून प्रवर्तन अधिकारी भी तलाश कर रहे होंगे, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि बेरी कहां हो सकता है। ये पेडुका केंटकी से करीब 1.5 घंटे दक्षिण में है और वहीं पास में बड़ी केंटकी झील है और पानी इसमें एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जैसे जैसे हम जानेंगे कि बेरी के पास किस तरह की कौशल क्षमता है और वह कानून प्रवर्तन से कैसे बच सकता है, वह एक बहुत अच्छे तैराक के रूप में जाना जाता है। ये क्रेग बेरी की आखिरी ज्ञात तस्वीर मानी जाती है, जो 1 मई की सुबह जंगल में गायब होने से पहले ट्रेल कैमरा में कैद हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जूम करने पर बेरी छलावरण में दिखता है। इस फोटो पर 1 मई सुबह 12:13 की टाइम स्टैंप है। स्टीवर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय द्वारा की गई पहली पोस्ट के अनुसार उन्हें 1 मई की सुबह 1:30 बजे डोवर, टेनेसी में इस घर पर बुलाया गया था, जिसे घरेलू झगड़े के रूप में बताया गया था। डिप्टी शेरिफों के अनुसार बेरी ने पत्नी को गोली मारकर भाग गया। सोशल मीडिया पर बेरी और उसकी पत्नी की पुरानी तस्वीरें मिली हैं, लेकिन हम उसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। हम उसकी पहचान सुरक्षित रख रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार गर्दन में गोली लगने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और पति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी है। और अगर बेरी पकड़ा जाता है तो उस पर सेकेंड डिग्री अटेम्प्टेड मर्डर का आरोप लगेगा।
बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी वारंट बैरी के जंगल भागने से पहले की जानकारी उजागर कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि बैरी और उसके बैकग्राउंड के बारे में क्या पता है। अधिकारी उसे जेसन बॉन्ड जैसा बता रहे हैं। याद है मैट डेमन का वो फिल्मी किरदार जो सीआईए का जासूस था और भाग रहा था? लेकिन ये कहानी असली है। और बैरी वह इंसान है जिसने अपने सैन्य करियर में बहुत गहन प्रशिक्षण लिया है ताकि वह ऐसी स्थिति में रह सके और उन लोगों से बच सके जो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बैरी अमेरिकी सेना की विशेष बलों की एक प्रतिष्ठित इकाई के सेवानिवृत्त सदस्य हैं। उनके पास व्यापक सर्वाइवल ट्रेनिंग है और अधिकारियों का कहना है कि वो बेहतरीन तैराक हैं, जैसा कि हमने अभी बताया, और गोताखोर भी हैं। इसके अलावा उनका मानना है कि वह हथियारबंद है। उनका कहना है कि उसने कथित तौर पर कम से कम एक हैंडगन अपने साथ जंगल में ले ली थी। और इससे भी ज्यादा डरावना ये है कि उनका कहना है कि जब वो भागा तो अपने साथ अतिरिक्त गोलियां भी ले गया। अब मैंने यूएस आर्मी से संपर्क किया और एक प्रवक्ता ने मुझे बताया कि बैरी 1992 से 2016 तक एक इन्फेंट्रीमैन और स्पेशल फोर्सेस मेडिकल सार्जेंट था। उनका सैन्य करियर लंबा था। आर्मी छोड़ते समय वे सार्जेंट फर्स्ट क्लास थे और सेवा में उन्हें 4 बार इराक भेजा गया। पहली बार सितंबर 2003 में हुआ था। फिर उनकी आखिरी तैनाती दिसंबर 2014 में खत्म हुई थी। और जब बैरी भाग रहा था, मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि उसने कैमोफ्लाज पहना हुआ था और वह अपने साथ अतिरिक्त गोलियां भी लेकर गया था। यह व्यक्ति जानता है कि वह क्या कर रहा है और स्थिति बहुत परेशान करने वाली है। जांचकर्ता स्पष्ट बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि वह कहां हो सकता है। इसे लेकर वे फिलहाल किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। साथ ही यह भी मानते हैं कि बैरी को बाहर से मदद मिली हो सकती है। यह साफ नहीं कि मदद कहां से आई, लेकिन स्टीवर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय की फेसबुक पोस्ट में इसका जिक्र था। यूएस मार्शल्स भी इसमें शामिल हैं और बताते हैं कि बैरी की लंबाई 5 फीट 11 इंच है। उसके भूरे बाल, नीली आंखें, उम्र 53 साल और वजन 185 पाउंड है। अधिकारियों ने कहा है कि जो भी उसे देखे या जानता हो कि वह कहाँ है, तुरंत 911 पर कॉल करे। अब कथित घटना के बारे में और जानें। आइए उन घंटों में लौटते हैं जब बैरी इस मैनहंट पर निकले, जो अब राष्ट्रीय खबर है। बैरी के गिरफ्तारी वारंट के मुताबिक उनकी पत्नी ने बताया कि पति से बहस के बाद मामला हिंसक हो गया। उनका दावा है कि बैरी ने कथित तौर पर उनके सिर पर बार-बार मारा और फिर उनका गला दबाया। बैरी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने उनकी गर्दन में गोली मारी। ये घटना कथित तौर पर उस रात 11:30 बजे हुई, बैरी के लापता होने से एक रात पहले। तो हम 30 अप्रैल की बात कर रहे हैं। अच्छी खबर है कि सीएनएन के मुताबिक बैरी की पत्नी के ठीक होने की संभावना है। वारंट के अनुसार शेरिफ कार्यालय के अधिकारी जब बैरी के घर पहुंचे तो उनकी कार ड्राइववे में टूटी मिली। स्पेशल फोर्सेस के वेटरन बैरी नहीं मिले। यह जानकारी सीएनएन के प्राप्त गिरफ्तारी वारंट के अनुसार है। स्टीवर्ट काउंटी शेरिफ ने बताया कि बैरी का फोन उनके पास है, यानी उसके पास किसी से संपर्क का साधन नहीं है जब तक वो किसी बहुत नजदीकी व्यक्ति के साथ न हो। लेकिन साथ ही वे उसे ट्रैक भी नहीं कर सकते, जो शायद हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति को अपने व्यापक सर्वाइवल ट्रेनिंग के कारण बचकर निकलना अच्छे से आता है। शेरिफ ने यह भी बताया कि उन्हें लगता है कि बैरी ने जंगल में भागने से पहले अपने माता-पिता को एक फोन कॉल किया था और शेरिफ का कहना है कि बैरी के माता-पिता सहयोग कर रहे हैं। न सिर्फ ये साफ नहीं है कि बैरी कहाँ है, बल्कि ये भी साफ नहीं है कि इस वक्त उसके क्या इरादे हैं। वो सोचता है कि वो कहाँ जा रहा है। अगर कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसके करीब पहुंच जाती हैं, तो वो क्या करेगा? लगभग 5 दिन बीतने और बैरी का सुराग न मिलने से क्या पता चलता है कि वो अब तक कानून से कितना सफलतापूर्वक बचा है। इस कहानी को कवर करते हुए मुझे हाल के महीनों में कवर की गई 2 हाई प्रोफाइल मैनहंट्स याद आईं। उनमें से एक पूर्व अमेरिकी सैनिक ट्रेविस डेकर ने अपनी 3 बेटियों की हत्या कर दी थी, जो बेहद भयानक हैं। ये घटना मई 2025 में वॉशिंगटन राज्य के ग्रामीण कैंपसाइट पर हुई थी। और फिर आपको शायद वो सारी अटकलें याद होंगी जो उस मैनहंट के दौरान थीं। और ये विश्वास था कि डेकर महीनों तक पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के विशाल जंगलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचता रहा। डेकर के अवशेष कई महीने बाद पिछले साल सितंबर में मिले थे। एफबीआई के अनुसार शरीर इतनी खराब हालत में था कि मौत का कारण शायद कभी पता न चले। अब जिस दूसरे मैनहंट की बात कर रहा हूं, वो वर्जीनिया के हाई स्कूल फुटबॉल कोच ट्रेविस टर्नर से जुड़ा है।
उन्होंने पिछले साल नवंबर में फुटबॉल सीजन के दौरान घर के पीछे जंगल में चले गए थे। अधिकारियों ने कोच से बात करना चाहा था। उन पर नाबालिग को फुसलाने और बाल अश्लीलता रखने के गंभीर आरोप लगे थे। टर्नर के लापता होने के बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, लेकिन वो अब भी लापता है। इस वक्त यूएस मार्शल्स टर्नर के मामले में $5,000 का इनाम दे रहे हैं। मार्शल्स बैरी की तलाश में वही राशि दे रहे हैं। टर्नर भी कथित रूप से हथियार लेकर जंगल गया और अब भी लापता है। हमारे साथ इस विषय पर और बात करने के लिए अब जुड़ रहे हैं जस्टिन शेपर्ड। आप उन्हें सोशल मीडिया पर जस्ट इन द निक ऑफ क्राइम के नाम से ढूंढ सकते हैं और साथ ही वो नए पॉडकास्ट अनटोल्ड ट्रू क्राइम इन देयर ओन वर्ड्स के होस्ट भी हैं। हमारे साथ लॉ एंड क्राइम पर समय देने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है आप टेनेसी में हैं। यह घटना आपके पास नहीं हो रही है। इस वक्त आपके लिए सबसे खास क्या है? 4-5 दिन हो गए जब हमने आखिरी बार क्रेग बेरी को देखा था। हाँ, ये दिलचस्प मामला है। आखिरी बार वे ट्रेल कैमरे में दिखे थे। उनकी आखिरी देखी गई तस्वीर पिछले गुरुवार को डिजिटल थी। असल में किसी को नहीं पता कि उन्हें आमने सामने कब से नहीं देखा गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल तलाश है क्योंकि टेनेसी का ये हिस्सा जिस इलाके की बात हो रही है वो बहुत घना जंगल है। ये एक व्यक्ति है जिसके पास सर्वाइवल स्किल्स हैं और जिसे स्पेशल फोर्सेस से जुड़ा बताया गया है। उसे बचकर निकलना आता है, उसे जिंदा रहना आता है, उसे बहुत मुश्किल हालातों से निपटना आता है और वो बुनियादी तौर पर इस धरती से गायब सा हो गया है। और मुझे लगता है कि उनके सामने एक और बड़ी चुनौती है। शायद मैं बात को आगे ले जा रहा हूं कि जितना हमें समझ में आया है उसने अपना मोबाइल फोन फेंक दिया है। अब उन्हें जमीन पर उतरकर ग्रिड सर्च और पुरानी जासूसी से उसे ढूंढना पड़ रहा है। आप जानते हैं, इन मामलों में हमेशा ये दिलचस्प होता है क्योंकि यूएस मार्शल्स लोगों का पीछा करने में किसी से कम नहीं हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास इस खोज शुरू होने से पहले कुछ घंटों की बढ़त थी। जैसा कि मुझे सीएनएन के मुताबिक कि घरेलू घटना पिछली रात करीब 11:30 बजे हुई थी, उसे अगली सुबह करीब 12:30 बजे ट्रेल कैमरे में देखा गया। तो लगभग 1 घंटे बाद मुझे पता है स्टीवर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय करीब 1:30 बजे वहां पहुंचा। तो आप बस सोचते हैं कि उन कुछ घंटों का कितना असर पड़ता है और किसी स्पेशल फोर्सेस के सदस्य को कम से कम उस समय के लिए भागने का मौका मिल जाता है। मुझे लगता है ये वाकई अच्छा मुद्दा है। क्रेग बेरी जैसे व्यक्ति के लिए कुछ घंटों की बढ़त बड़ी बात है। ये आप और मेरे जैसे लोगों से अलग है जो दौड़ सकते हैं पर असल में क्या करना है नहीं जानते। ये एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में हम शायद सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि उसे अपने निशान छुपाना आता है, बचना आता है। वो उस ट्रेल कैमरे में दिखा था। उसे छलावरण वाले कपड़ों में देखा गया था और जब आप पानी या जंगल के पास होते हैं तो वहां आसानी से छुप सकता है। इसके अलावा एक चीज जो पुलिस ने या अधिकारियों ने अभी तक नकारा नहीं है वो ये है कि क्या उसे किसी से मदद मिल रही है। ये कई चीजें हो सकती हैं। क्या उसके कोई हमदर्द, दोस्त या संबंध है, या वो किसी को जबरन मदद करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं, ऐसी स्थिति में खाना, सवारी, कार, ईंधन छुपाना, सोने की जगह जैसी बातें बहुत फर्क डालती हैं और उसके और अधिकारियों के बीच कई दिनों की दूरी बना सकते हैं अगर सही तरीके से किया जाए और इस आदमी को सही तरीका अच्छे से पता है। हाँ, उसने सेना में 1 दशक से ज्यादा सेवा की है और ये सब किया है। तो वो स्पेशल फोर्सेस में था, जो कि आप जानते हैं सैन्य सेवा का एक और ऊंचा स्तर है। अभी हमारे पास उस कथित घरेलू घटना के बारे में क्या जानकारी है या उससे पहले क्या हुआ है? हम जानते हैं कि उनकी पत्नी के बारे में, और ये रिपोर्ट किया गया है कि अब वो अस्पताल से बाहर आ चुकी हैं, जो कि अच्छी खबर है कि उन्हें गोली लगी थी। क्या इसके बारे में और जानकारी है कि ये क्यों और कैसे हुआ? हाँ, तो मैंने रिपोर्टिंग देखी है। मैं यहाँ किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम निक बैरिस है, न्यूज़ चैनल 5 नेशविल से। उन्होंने मूल रूप से ये रिपोर्ट किया है कि जो कुछ भी इस मामले में हुआ वो घरेलू हिंसा की स्थिति थी। सटीक तौर पर नहीं पता कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन उसने उसकी कार के पास उसका सामना किया। उसने कार के अंदर गोली चलाई, उसे गोली मार दी। वो तेजी से दरवाजा खोलकर कार तक आता है और पूछता है क्या उसे गोली लगी है। वो हाँ कहती है और मरने जैसा महसूस करती है, फिर भी किसी तरह एक्सेलरेटर जोर से दबाकर निकल जाती है। शायद इसी से उसकी जान बचती है। और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि वो अस्पताल से बाहर है और आप जानते हैं अब ठीक हो रही है। लेकिन उसी वाक्य में, उसी सांस में वो अभी भी बाहर है। तो जब तक उसे पकड़ा नहीं जाता वो कितनी सुरक्षित है। और जैसा कि आपने जो बात कही थी उसी पे आते हुए, अब ये सब 1 मई को हुआ था और अब जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 5 मई है। और ऐसा है जैसे किसी के पास, आप जानते हैं, भले ही आप एक स्पेशल फोर्सेस का बेहद प्रशिक्षित सैनिक हों, पानी और खाना बहुत जरूरी है
अगर आप अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुझे ये दिलचस्प लगा कि शेरिफ के दफ्तर ने ये कहा कि वो इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि कोई उसकी मदद कर सकता है। लगता है जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अदर क्रैकबेरी का सुराग नहीं मिलता। जैसे किसी ने आपको सोचना पड़ेगा कि उसे किसी की मदद मिल रही है, किसी न किसी तरीके से, शायद अपनी मर्जी से भी नहीं। आप जानते हैं, हमें पता होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं, किसी न किसी तरह कोई और इसमें शामिल होना चाहिए। आप ऐसा सोचेंगे? आप जानते हैं और मैं इससे सहमत हूं। दूसरी बात, और मैं उस पर एक सेकंड में वापस आऊंगा, लेकिन दूसरी दिलचस्प बात जो मैंने रिपोर्ट्स में भी देखी है वो ये है कि क्या ये पहले से योजना बनाई गई थी। आप जानते हैं हमारे पास जो सीमित रिपोर्टिंग है उससे ऐसा लगता है जैसे ये अचानक हुआ, जैसे किसी तरह की बहस हुई और उसने गोली चलाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर ये पहले से योजना बनाई गई थी तो शायद वो कुछ करने की योजना बना रहा था। इससे उस लोगों से संपर्क कर ये कहने का मौका मिलता है कि मुझे रुकने की जगह चाहिए, मुझे किसी शेड का इस्तेमाल करना है, या कहीं ईंधन का कनस्तर या कार छिपाने का मौका मिलता है। या सच में क्या हो सकता है, इसकी संभावनाएं अनगिनत हैं। दुर्भाग्यवश हमें नहीं पता ये पहले से योजना थी या उसने किसी से संपर्क किया। इससे अधिकारियों के लिए भी मुश्किल होती है, क्योंकि अब उन्हें उसकी पृष्ठभूमि में गहराई से जाना होगा, उसके रिश्तों की जांच करनी होगी और उन्हें ट्रैक करना शुरू करना होगा ताकि वे ये देख सकें कि शायद वे ये बेहतर अंदाजा लगा सकें कि वो कहां हो सकता है। और इसका एक और चिंताजनक पहलू भी है, क्योंकि आप जानते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे ट्रेविस डेकर का मामला मेरे दिमाग में आता है। हाँ, पश्चिमी वर्जीनिया के फुटबॉल कोच, और वह जंगलों में चले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि कोच टर्नर के पास उस स्थिति में कितना जंगल में रहने जीने का अनुभव था, लेकिन इस मामले में तथ्य यह है कि वो कैमोफ्लाज पहने हुए था, जैसे जब आप उसे उस ट्री स्टैंड कैमरा में देखते हैं, जिसने उसे शायद कथित शूटिंग के 45 मिनट से 1 घंटे बाद पकड़ा। तो मेरे लिए ये इरादे को दर्शाता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो पागलपन की स्थिति में जंगल में नहीं जा रहा है। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? ये ऐसा था जैसे मैं जंगल में जाऊंगा और कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि मैं ये पहने हुए हूं। इसके अलावा वे कहते हैं कि उसने अतिरिक्त गोलियां भी लीं, जिससे यूएस मार्शल्स, स्थानीय शेरिफ और बाकी लोगों के लिए खतरा बढ़ गया जो उसे ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। ये जानबूझकर किया गया लगता है, घबराहट जैसी बात नहीं है। और आप जानते हैं, जब आप ऐसे किसी व्यक्ति से निपट रहे हैं जिसके पास, आप जानते हैं, जो स्पेशल फोर्सेज में है, जिसके पास सेना में 1 दशक का अनुभव है और जो युद्ध क्षेत्रों का अनुभव रखता है, तो ये वे लोग नहीं होते जो घबरा जाते हैं। उन्हें पता है कि जब हालात बिगड़ जाएं तो दबाव में शांत और संयमित कैसे रहना है। उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। यही वजह है कि वे उन परिस्थितियों में जीवित रह पाएं। तो मेरे लिए, मैं आपसे सहमत हूं कि ये ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति किसी तरह की अफरा तफरी भरी घबराहट में जंगल की ओर भाग रहा था। ये लगता है जैसे कोई सोच कर कह रहा हो, चलो कैमो और कुछ गोलियां लेकर निकलूं। जब तक मैं ना चाहूं तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। और यही भावना मुझे इस आदमी से भी मिल रही है। और मुझे भी ये ट्रेविस डेकर वाले मामले से ज्यादा मिलता जुलता लगता है। ये मामला सामने आते ही मुझे वही केस याद आया। फर्क बस इतना था कि इसमें बच्चों की हत्या नहीं हुई थी। आप जानते हैं, ये बिल्कुल ट्रेविस डेकर जैसा ही लगता है। आपके पास एक और व्यक्ति है जिसके पास सैन्य अनुभव है। मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेविस डेकर भी स्पेशल फोर्सेज में था। इसका मतलब है कि सैन्य प्रशिक्षण आपको आम इंसान या भगोड़े से अलग स्तर पर ले जाता है। लेकिन जब आप उसमें स्पेशल फोर्सेज वाला पहलू जोड़ देते हैं तो ये वाकई वाकई इसे एक और स्तर पर ले जाता है। ठीक है, और उन 2 मामलों की बात करें जो हम चर्चा कर रहे थे, जैसे ट्रेविस डेकर के मामले में। मुझे लगता है कि ये पिछले साल मई की बात है, वो भयानक कहानी जहां उसने अपनी 3 बेटियों की हत्या कर दी थी। हमें सितंबर तक नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। फुटबॉल कोच मामले में वो नवंबर में गायब हो गया था। वो दिखने में स्पेशल फोर्सेस का नहीं लगता था और ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। और जैसे हम मई में हैं, फिर भी नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ। यह दिखाता है कि यूएस मार्शल्स को किस माहौल से गुजरना पड़ता है। और सच में यह कहना क्लीशे जैसा लगता है कि जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, लेकिन इन हालातों में वाकई ऐसा ही है। लेकिन यह वाकई में बहुत चिंता की बात है। जो लोग क्रेगबेरी को ढूंढ रहे हैं, उम्मीद है उसे सुरक्षित हिरासत में लिया जाए और सब कुछ सुरक्षित ढंग से हो। जस्टिन शेपर्ड को सोशल मीडिया पर जस्ट इन द निक ऑफ क्राइम में देखें। आपका काम अच्छा है और समय देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी सराहना करते हैं। बिल्कुल, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। लीसा मिलर, सेवानिवृत्त डिटेक्टिव और पूर्व मुख्य जांचकर्ता, अब हमारे साथ इस खोज पर चर्चा करेंगी। लॉ एंड क्राइम पर आपका स्वागत है। अब तक क्रेगबेरी के बारे में आपके लिए क्या सबसे अलग या खास बात रही है? उसकी खतरनाक प्रवृत्ति।
सबसे पहले हम जानते हैं कि वो घरेलू हिंसा में शामिल था। आप जानते हैं, उसने उस पर हमला किया था। उसने कथित तौर पर उसकी पिटाई की और जब वो भागती है तो वो आग्नेयास्त्र लेकर पीछा करता है। लेकिन फिर हम उसकी ट्रेनिंग और उसकी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो उसे सशस्त्र बलों में मिली थी, जिसने उसे सिखाया है, आप जानते हैं, कैसे भागना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और अभी कानून प्रवर्तन के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि उस ट्रेनिंग ने उसे सिखाया है कि कैसे बचना है। ठीक है, और हम ये रिकॉर्डिंग 5 मई को कर रहे हैं और 1 मई को ये सब कथित तौर पर हुआ था और अधिकारियों ने, आप जानते हैं, उन्होंने कार्रवाई की। मेरा मानना है कि यह घटना कथित तौर पर 30 अप्रैल की रात करीब 11:30 बजे हुई थी। फिर 1 मई को सुबह करीब 1:30 बजे कानून प्रवर्तन अधिकारी पहुंचते हैं, तो आप जानते हैं, उसे कुछ घंटों की बढ़त मिल जाती है और फिर वे उस समय से ट्रैकिंग शुरू करते हैं। समय कम लग सकता है, लेकिन किसी को ढूंढते वक्त 2 घंटे भी बहुत अहम होते हैं, इससे पहले कि आप वहां पहुंचकर तलाश शुरू करें। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि असलियत यही है, खासकर इस खास इलाके में। असल में मैं इस इलाके में गया हूँ, आप जानते हैं, केंटकी लेक, लेक बार्कले और पेरिस लैंडिंग के रास्ते से। ये इलाका बहुत ही ग्रामीण है। यहाँ की जमीन बहुत ऊबड़-खाबड़ है। असल में ग्रामीण कानून प्रवर्तन एजेंसी को देर रात में बल इकट्ठा करने में समय लगता है। उनके पास ज्यादा स्टाफ नहीं होता, इसलिए वे कर्मियों की कमी से जूझते हैं और जो स्टाफ है वही मौके पर गया। लेकिन इस इलाके में किसी का पीछा करते जंगल में जाना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास तुरंत कुत्ते नहीं होंगे और वे ट्रैकिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। अब हमें पता है कि उसने अपना मोबाइल फ़ोन फेंक दिया है, तो डिजिटल ट्रैकिंग, यहाँ तक कि मार्शल्स के लिए भी इस वक़्त काफ़ी मुश्किल होने वाली है। सच कहूँ तो उसके पास वाक़ई में अच्छा खासा बढ़त थी। उस तरह के इलाके में और उस समय 2 घंटे बहुत मायने रखते हैं। आप जानते हैं, और मुझे भी लगता है जैसे कि बिल्कुल, वह काफी समय तक स्पेशल फोर्सेज में था। हम जानते हैं कि जब बात सरवाइव करने और दूसरों से आगे निकलने की ट्रेनिंग की आती है, तो ये सबसे कठिन और बेहतरीन ट्रेनिंग होती है जो कोई भी ले सकता है। लेकिन साथ ही मेरा मतलब है यूएस मार्शल्स इसमें वाकई बहुत अच्छे हैं। मेरा मतलब है यही उनका रोज का काम है। उनके पास टेक्नोलॉजी का फायदा है, उनके पास ड्रोन है। मैं इन मामलों पर हमेशा सोचता हूं और मैं ट्रेविस टेकर के बारे में सोचता हूं, जो बहुत दुखद था। बेशक वो स्थिति, लेकिन वो मिलिट्री में था और कानून प्रवर्तन को उसे ढूंढने में महीनों लग गए थे। लेकिन जैसे असल में मिलिट्री ट्रेनिंग होना कितना बड़ा फायदा हो सकता है जब आप उन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं जो ट्रैकिंग में भी बहुत अच्छे हैं और उनके पास ड्रोन जैसी तकनीक और खोजी कुत्ते भी हैं जो किसी की गंध पकड़ सकते हैं। ये अब भी फ़ायदा है क्रिश, क्योंकि उसे पता है कि वो कहाँ जा रहा है। इस इलाके में बहुत सारे वेकेशन होम्स हैं, बहुत सारे कैबिन्स हैं, वो आसानी से कहीं छुप सकता है। और इसमें समय लगता है, क्योंकि झीलों के आसपास का इलाका बहुत बड़ा है। मेरा मतलब है, उसकी ट्रेनिंग से मामला बराबरी पर लगता है। आम तौर पर कानून से भागने वाले जंगल में भाग जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, भूख लगती है और जल्दी गलतियां करते हैं। ये सज्जन, आप जानते हैं, उन्हें कम नींद में भी काम करना आता है। उन्हें पता है कब छुपना चाहिए, उन्हें पता है कहाँ छुपना चाहिए। तो मुझे अच्छे प्रशिक्षण वाले, अच्छे लोगों पर बहुत भरोसा है। ये उनके लिए चुनौती होगी। जैसा मैंने कहा, वहाँ के भूभाग का मुकाबला नहीं कर सकते। वो इलाका उस बुरे आदमी को भी थका देगा, जो माना जाता है कि बहुत अच्छी हालत में है। लेकिन ये अच्छे लोगों और कुत्तों को भी थका देगा, ऐसी चीज़ें भी। और भले ही उनके पास ड्रोन्स हैं, फिर भी कवर करने के लिए बहुत बड़ा इलाका है। मैं इस बात पर जोर दे सकता हूँ कि वहाँ का इलाका कितना ग्रामीण और कठिन है। ये सही पॉइंट है। मैं भी इसे ऊपर से ही देख रहा था, जैसे गूगल मैप्स पर घूम रहा था और जैसे छुट्टियों के घरों का आइडिया कि कोई शायद मैं ये वो समय है जब लोग, आप जानते हैं, झील के घरों में जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे वो कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, एक तरफ से देखा जाए तो शायद वो वैसा न हो। वो छुपा होता है, आप जानते हैं, किसी पेड़ या झाड़ी के नीचे, और वो किसी शेड या ऐसी ही किसी जगह में घुसने का रास्ता ढूंढ लेता है जहां इस समय ज्यादा लोग नहीं होते। ये सच में डरावना है। मैं ये भी सोचता हूं कि उसने अपने साथ क्या क्या लिया
और ये बात कि वो कैमोफ्लाज पहने हुए है। उसने कम से कम एक बंदूक ली है, ऐसा कहते हैं, और अतिरिक्त गोलियां भी ली हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इस इरादे से जा रहा है कि ये मेरा अंत नहीं होगा, आप जानते हैं। इसके विपरीत किसी ऐसे इंसान के जो शायद किसी पल में खुद को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बाहर जाता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में रोज जंगल में जाकर आप खुद को कैसे तैयार करते हैं ऐसे व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए जिसके पास ट्रेनिंग है और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गया है। सही है। हमें उसकी ट्रेनिंग से उसकी योद्धा जैसी मानसिकता का पता है। सच कहूं तो कानून प्रवर्तन बल का प्रशिक्षण भी ऐसा ही होता है। अभी उनमें भी योद्धा जैसी मानसिकता है। मैं कहूँगा ये बात करीब 2 दशक पुरानी है। मैं कई अधिकार क्षेत्रों वाली स्वॉट टीम में था और हम जंगल में गए थे। सच कहूँ तो जंगल में ट्रैकिंग मेरे लिए नई नहीं है, लेकिन खुले में किसी का पीछा करना बिल्डिंग क्लियर करने से काफ़ी अलग है। मुझे लगता है कि मैं हफ्ते के किसी भी दिन एक बड़ी बिल्डिंग क्लियर करना पसंद करूँगा, बजाय इसके कि मैं जंगल में किसी प्रशिक्षित व्यक्ति का पीछा करूँ। वहाँ इतनी सारी जगह हैं जहाँ वे आपके लिए घात लगा सकते हैं और फिर हमें पता भी नहीं है। आप जानते हैं, हमें अब तक नहीं पता कि ये आदमी अभी भी इसी इलाके में है या नहीं। उसके पास हथियार है। उसकी मानसिकता है कि वो पकड़ा नहीं चाहता। यही हमें अभी ध्यान में रखना है। वो लड़ेगा, अगर उसे घेर लिया गया तो वो ज़रूर लड़ेगा। क्या उसने क्या वो इन झीलों में से किसी एक के पास किसी को बंधक बना रखा है? क्या उसने किसी की कार छीन ली है और उसका वाहन अपने कब्जे में ले रखा है और उन्हें बंधक बना रखा है या कुछ कर रहा है? अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। मौसम भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का साथ नहीं दे रहा। हम ड्रोन के इस्तेमाल और उसकी कितनी ज़्यादा उपयोगिता है इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मौसम काफ़ी खराब रहा है और आप निश्चित रूप से ऐसे खराब मौसम में ड्रोन नहीं उड़ा सकते जो वहाँ हो रहा है। हाँ, और मुझे भी लगता है मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं अटलांटा में हूँ। मुझे लगता है आज रात कुछ तूफान आ रहे हैं, जैसे कि मैं इसे 5 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप जानते हैं इसका क्या असर पड़ता है? क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर वह बाहर है तो बारिश जैसी स्थिति से निपटना आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। लेकिन बारिश इस तरह किसी को खोजने की कोशिश में सर्च ऑपरेशन को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, इससे इस इलाके में चलना मुश्किल हो जाता है, जिसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव हैं। यहाँ पहाड़ियाँ हैं, कुछ गहरे हिस्से हैं। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इस इलाके में आगे बढ़ना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वहाँ मौजूद हर किसी के लिए हालत और मुश्किल हो जाती है। साथ ही उपकरणों की चिंता भी रहती है। आप जानते हैं, कई उपकरण पानी के साथ ठीक से काम नहीं करते, जिससे सब कुछ जटिल हो जाता है। तो जब वो थक रहा है, हमें कानून प्रवर्तन पर भी ध्यान देना होगा। और अब हमें इस खोज में कई दिन हो चुके हैं। तो जो संसाधन आए हैं, उनके साथ-साथ पर्यवेक्षकों को भी अपने कर्मियों की ड्यूटी बारी-बारी से लगाने और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से तरोताज़ा रखने पर ध्यान देना पड़ रहा है। इस आदमी का पीछा करने का ये काम संभालना, जिसने किसी को मारने की कोशिश की थी। हाँ, और ये आप जानते हैं उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की थी। मैंने CNN पर देखा कि शेरिफ ने कहा उनकी पत्नी की हालत बेहतर होगी, जो अच्छी खबर है। लेकिन इस आदमी की ट्रेनिंग को देखकर ये डरावना है। इसका क्या मतलब है? जैसे अब तो ये तलाश 1 मई से शुरू होती है या अब 5 मई है, मतलब 4 दिन हो चुके हैं और ऐसा लगता नहीं है। और ये सिर्फ उस जानकारी पर आधारित है जो जनता के सामने रखी गई है। हम अक्सर देखते हैं कि वे किसी चीज के बहुत करीब होते हैं, जितना शायद वे दिखा रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन 4 दिन बाद भी न पकड़े जाने से उसकी तलाश की रणनीति पर क्या असर पड़ता है? रणनीति थोड़ी बदल जाती है। मैं कुछ रिपोर्टिंग देख रहा था और करीब 7 साल पहले इसी इलाके में एक आदमी था जिसने 2 लोगों की हत्या की थी और फरार हो गया था और वो 2 हफ्ते तक पकड़ से बाहर रहा था। तो पहले कुछ दिन काफी तीव्र और अराजक होते हैं। फिर चीजें कुछ व्यवस्थित होने लगती हैं और फिर चौथे 5वें दिन के बाद इस इलाके में जहां हम अभी हैं, वे उस पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। फिर से ये विशेष कानून प्रवर्तन इकाइयां, उनके कुत्ते और ड्रोन्स आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि उसे या तो कहीं घेर कर रखें जहां शायद वो छुपा हुआ है, या फिर उस पर दबाव डालें और मानसिक रूप से थका दें। तो अब ये आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ ग्रिड सर्च लगाते हैं।
आप जानते हैं कमांड स्टाफ के लिए सब कुछ थोड़ा धीमा हो जाता है, जहां वे सिर्फ देख सकते हैं कि क्या खोजा गया है और क्या नहीं खोजा गया है। आइए क्षेत्र बढ़ाएं, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि और अच्छे तैराक होने से वो केंट की झील आसानी से पार कर सकता था। वो कुत्तों से बचने के लिए नदी को आसानी से पार कर सकता था। वे खोज का दायरा बढ़ा रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं और ये जांच रहे हैं कि उन्हें कौन से संसाधन जुटाने हैं। असल में अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। तलाश शुरू हो चुकी है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसे पकड़ने के लिए पूरी सख्ती से जुटी हैं। हाँ, मुझे लगता है वह ऐसा व्यक्ति है जिसे दुनिया भर में ट्रेनिंग मिली है, जिससे उसे बढ़त मिलती है और शायद खोज शुरू होने से पहले उसके पास कुछ घंटे थे। लेकिन मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि आपके अनुभव में भी आखिरकार वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। आपको इन मामलों में ऐसा सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं, आप उसकी स्थिति के बारे में सोचिए। खाने की कमी, ऐसा नहीं है कि वह किसी किराने की दुकान पर जा सकता है, आप जानते हैं, और पैसे दे सकता है, और अगर वह क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है तो उसका बच निकलना खत्म है। तो हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। टेनेसी केंटकी सीमा पर बहुत चिंताजनक स्थिति बन रही है। लिसा मिलर, लॉ एंड क्राइम पर आपको हमेशा पाकर अच्छा लगता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्रिश। यह था लॉ एंड क्राइम का ऑन द केस। यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें, पीकॉक पर भी देखें। मैं क्रिस स्टीवर्ट, फिर मिलेंगे।